नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, वो है प्रधानमंत्री। आज मैं आप सभी को प्रधानमंत्री के विषय में बताऊंगा। इसके पहले मैं इंडियन पॉलिटी में उप प्रधानमंत्री के विषय में बता चुका हूं और आज मैं आप सभी को बताऊंगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया कैसी है, प्रधानमंत्री के पावर क्या है, देश में उनकी क्या भूमिका है, कैसे नियुक्ति होती है, कितनी उम्र सीमा है, आप जानते हैं। अगर पूरी तरह से डिटेल जानना चाहते हैं, परीक्षा में किसी प्रकार का प्रश्न हमसे नहीं छूटे, प्रधानमंत्री से संबंधित परीक्षा में किसी प्रकार का प्रश्न हमसे नहीं छूटे, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो पर अंत तक बने रहें। ये पूरा टॉपिक मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। और मैं प्रधानमंत्री को पढ़ाने से पहले आप सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूं कि केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिलेगी। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीका होते हैं, उस पर चलना पड़ता है। क्या आप चलते हैं? और आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने ईमानदार हैं, ये आपसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता होगा। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे पहला है खुद पर भरोसा करना। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं? दूसरा भरोसा, ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए। ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वो सब कर्म हमारे ईश्वर के पास काउंट होते हैं, अच्छे बुरे। और समय आने पर हमारे कर्मों का फल हमको मिलते जाता है। और अपना तीसरा जो भरोसा है वो भरोसा है अपने गुरु पर, और जो भी आपके मार्गदर्शन दे रहे हैं उन पर। गुरु जो भी कहता है, मार्गदर्शन देता है, उस पर पूरी तरह से उसका पालन करें और अपनी समझाइश लगाने का प्रयास ना करें। गुरु को तजुर्बा होता है, उसको कई क्षेत्र का अनुभव होता है, वो बताता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि प्लीज आप खुद पर भरोसा कीजिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए और अपने गुरु के बताए हुए, अपने जो भी मार्गदर्शक है उसके बताए हुए रास्ते पर चलिए। सपना आपने देखा है और सपना आप ही को ही पूरा करना होगा। खुजली आपको ही है, मिटाना आप ही को पड़ेगा। और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनको हर पल पढ़ने की बेचैनी होती है। अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर बेचैनी नहीं है, अगर बेचैनी नहीं हो रही है, तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपको सोते जागते उठते बैठते आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, बेचैनी। और किसी भी चीज को पाना है तो सबसे पहले प्रेम करो। प्रेम हो जाएगा पढ़ाई से ना, तो बिना कहे हुए आप किताबों के प्रति भागना शुरू कर दीजिएगा। और जिस दिन आप किताबों के प्रति भागना शुरू कर दीजिएगा, आपकी सफलता दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। किसी काम करने का मन नहीं हो तो हजारों लाखें बहाने बनाए जा सकते हैं, और किसी काम करने का मन हो तो एक ही बहाना काफी होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होंगे और हर हाल में अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपके सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहूंगा। महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण जानकारी, परीक्षा से संबंधित जानकारी लेकर के आपके सामने आते रहूंगा। और आइए आप सभी को पढ़ाता हूं प्रधानमंत्री। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के प्रेस को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। आइए मैं पढ़ाता हूं प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री जो होता है, ये हमारे देश में काफी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सभी को पता होगा हमारे देश में संसदीय प्रणाली लागू है। हमारा देश में संसदीय प्रणाली के अनुसार शासन चलता है, और यह संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। और ये संसदीय प्रणाली में आपका संसद होते हैं, और हमारा संसद के दो अंग है, लोकसभा और राज्यसभा।
हमारे देश के संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो आपको प्रधानमंत्री होता है, और इस संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का नाम मात्र जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन हमारे देश के जो भी कार्यपालिका संबंधी कार्य होते हैं वे सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, कार्यपालिका का वास्तविक हीरो हमारा प्रधानमंत्री होता है, जबकि कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान, औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। तो अनुच्छेद 75 का 1 है, अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री को शपथ जो होता है वो राष्ट्रपति ही दिलाता है। और जो भी संघ में मंत्री होते हैं वे मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यानी प्रधानमंत्री को अपने कैबिनेट में जिन जिन मंत्रियों को शामिल करना होता है वो उसका लिस्ट जो होता है राष्ट्रपति को सौंपता है, और प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी सलाह दिए जाते हैं उसी सलाह पर राष्ट्रपति संघ के मंत्रियों को नियुक्ति करता है, उनको शपथ दिलाता है। लेकिन संघ के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जो होता है प्रधानमंत्री अपने अनुसार करता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, किसे नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वो अपने पद पर बना रहता है, और जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत, अपना विश्वास खो देता है तो प्रधानमंत्री अपने पद से हट जाता है। और प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम उम्र सीमा होती है वे 25 वर्ष होती है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको संसद का सदस्य होना जरूरी है, और संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संघ का मंत्री बन सकता है। लेकिन आमतौर पर जो लोकसभा के सदस्य रहते हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया जाता रहा है। लेकिन 1966 में जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो राज्यसभा की सदस्य थी। ये हमेशा सवाल पूछे जाते रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो किस सदन की सदस्य थी, तो आपका जवाब होगा राज्यसभा की सदस्य थी। और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो इंदिरा गांधी बनी थी। इसके बाद जो है 1996 में आपको एच.डी. देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने, तो वे भी जो है राज्यसभा के ही सदस्य थे। और आगे चल के 2004 में एवं पुनः 2009 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो वे भी राज्यसभा के सदस्य ही रहे थे, वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे। यह है मतलब ये कोई बाध्यता नहीं है कि लोकसभा का ही सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होगा वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन आमतौर पर लोकसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री बनते आए। लेकिन मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि क्या बिना किसी सदन का सदस्य रहे व्यक्ति भी क्या प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ, बिना किसी सदन का सदस्य रहे व्यक्ति भी प्रधानमंत्री 6 माह तक बन सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होता है कि उसको 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। लेकिन बिना किसी सदन का सदस्य रहे बिना व्यक्ति प्रधानमंत्री या संघ में मंत्री बन सकता है। और यही आपका नियम जो है आपके राज्य में भी लागू होता है। राज्य में भी मुख्यमंत्री या मंत्री बिना किसी सदन के सदस्य के वे 6 माह तक मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब आइए, क्या प्रधानमंत्री किसके प्रसाद पर्यंत
पद को धारण करता है। तो ये प्रधानमंत्री के विषय में ये लिखा नहीं गया है कि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। अनुच्छेद जो 75 का 2 है, अनुच्छेद 75 के 2 में ये लिखा गया है कि संघीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री के विषय में लिखा नहीं गया है, लेकिन आप सभी को जानकारी होगा कि प्रधानमंत्री जो होता है यह संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो यानी प्रधानमंत्री भी अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार, ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। हालांकि अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 75 के 2 में लिखा गया है कि संघीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। यानी ये मान लिया जाता है कि अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। ये महत्वपूर्ण आपकी जानकारियां हुई। और मैं अब जो है, आइए मेरे साथ बोर्ड पर अब एक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर आप। पहला प्रधानमंत्री, तो मैं यहां पर राइटिंग किया हूं। प्रधानमंत्री जो होता है ये संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री पद का महत्वपूर्ण पद होता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वे आपका प्रधानमंत्री होता है। याद रखना, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का जो नाम मात्र प्रधान होता है वो कौन होता है जी? आपको ये राष्ट्रपति होता है। इसके बाद जो है, ये जब प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, सवाल पूछेगा कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। और प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने के साथ ही पूरा मंत्री परिषद का त्याग पत्र हो जाता है, पूरा मंत्री परिषद का त्याग पत्र समझा जाता है। यहां पर लिखा हुआ है आपका त्याग पत्र के, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र के साथ ही पूरा मंत्रिमंडल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। याद हुआ, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र के साथ ही पूरे मंत्रिमंडल का अस्तित्व क्या है जी? समाप्त हो जाता है। आगे है, अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब आइए, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? ये 25 वर्ष होती है। अब आइए, प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करता है। यानी लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। इसके बाद जो है, आपका प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा। इसके बाद आइए, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति दिलाता है। और प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ये राष्ट्रपति को सौंपता है। मैं यहां पर लिखा हूं कि प्रधानमंत्री जो होता है बिना किसी सदन का व्यक्ति भी 6 माह तक जो है प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त भी करता है। आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि बिना किसी सदन का सदस्य व्यक्ति भी 6 माह के लिए प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। इसके बाद जो है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों को यह नियुक्त करता है। इसके बाद जो भी संघीय आपके मंत्री होते हैं उन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा ये प्रधानमंत्री करता है। लेकिन
नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? ये प्रधानमंत्री ही करता है। इसके बाद जो है, आइए मैं यहाँ पर राइटिंग किया हूँ कि जब 1966 में इंदिरा गांधी जब पीएम बनी, प्रधानमंत्री बनी, तो ये राज्यसभा की आपको सदस्य थी। इसके बाद 1996 में एसटी डोगोरा जब पीएम बने तो राज्यसभा क्या थे जी? सदस्य थे। और 2004 में एवं 2009 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो वे भी आपके राज्यसभा के आपके सदस्य थे। ये आपके महत्वपूर्ण जानकारी। और आगे जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं प्रधानमंत्री से, आप ध्यान देंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री जो होता है वह सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री जब तक लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त है वो तब तक पद पर बना रहता है। यानी जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उसे कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। और मैं पहले बताऊं, अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार ही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपका ड्यूरिंग द प्लेजर प्रधानमंत्री पद को धारण करता है। लेकिन जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उसका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता है। यहाँ पर मैं लिखा हूं कि सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। इसके बाद व्यवहारिक रूप से जो पीएम होता है वो जब तक लोकसभा में बहुमत होता है वो पद में बना रहता है। और जब तक पीएम को लोकसभा में बहुमत होता है राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। आगे है, यानी प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक नया लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता है और जब तक नया मंत्री परिषद का गठन नहीं हो जाता है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। यानी चुनाव हुआ, लोकसभा का आम चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद नया मंत्री परिषद गठन हो जाता है, तब जो है वे प्रधानमंत्री नए बन जाते हैं, शपथ हो जाता है और तब जाके वो अपने पद से हट जाता है। मैं यहाँ पर राइटिंग भी किया हूं कि प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने की तिथि से लोकसभा के पुनः चुनाव के बाद मंत्री परिषद के गठन तक अपने पद पर बना रहता है। आप नोट कर लीजिएगा, आप नोट कर सकते हैं। ये मैं पूरे बोर्ड पर आप ही लोग के लिए लिखा हूं ताकि आप नोट कर लेंगे, बार बार सुनेंगे, नोट करेंगे। इसके बाद है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे सकता है। यानी सरकार के विरुद्ध, सरकार को अगर हटाना हो तो विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? तो आपका जवाब होगा विपक्षी दलों के द्वारा आपको सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और जब अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना पड़ता है। और अगर प्रधानमंत्री पद से नहीं हटते हैं तो राष्ट्रपति उस कंडीशन में उनको बर्खास्त कर सकता है। याद हुआ? यह है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पीएम को त्याग पत्र देना पड़ सकता है और सदन में बहुमत खो देने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। इसके बाद मैं लिखा हूं कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ये कई बार सवाल पूछे गए हैं कि लोकसभा को भंग कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। इसके बाद है, मैं यहां पर लिखा हूं कि प्रधानमंत्री ये संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का ये वास्तविक प्रधान होता है, जबकि नाम मात्र का प्रधान कौन होता है जी? आपका राष्ट्रपति होता है। यानी
हमारे संघीय सरकार है और संघीय सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। विधायिका जो होती है वे कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करवाती है और पालन करवाती है और न्यायपालिका जो होती है वो न्याय देने का कार्य करती है। हमारे देश में न्यायपालिका के शीर्ष पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, एकीकृत न्यायपालिका का प्रधान है। अब आइए यहां पर है कि प्रधानमंत्री संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। आपसे सवाल पूछेगा कि संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और मैं यहां पर राइटिंग किया हूं कि व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही भारतीय शासन प्रणाली में सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगर पूछेगा कि व्यवहारिक रूप से भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो प्रधानमंत्री ही होता है। अब आइए जो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री के निधन से, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र से या प्रधानमंत्री को पद से हटाने पर पूरा मंत्री परिषद का विघटन हो जाता है। अगर सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री के मृत्यु, त्याग पत्र या पदच्युत होने पर मंत्री परिषद का अस्तित्व कैसा होता है, तो मंत्री परिषद का अस्तित्व क्या जी? समाप्त हो जाता है। मैं पहले ही बताया था कि केवल प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने के साथ ही सभी मंत्रियों का त्याग पत्र समझा जाता है, समझे? तो मैं यहां पर राइटिंग किया हूं कि प्रधानमंत्री की मृत्यु व त्याग पत्र या पदच्युत होने के बाद मंत्री परिषद का विघटन हो जाता है। अब आइए प्रधानमंत्री कहां कहां अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री जो होता है पहले योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। प्रधानमंत्री पहले योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। अब योजना आयोग को मोदी सरकार ने समाप्त करके और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया। यानी योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारीलाल नंदा थे। लेकिन आज योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हो गया है। तो प्रधानमंत्री जो है परियोजना का अध्यक्ष होता था। अब प्रधानमंत्री जो है आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। यानी वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। और ऐसे पूछेगा कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। और वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। अब मैं यहाँ पर राइटिंग भी किया हूं कि योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। अब आइए प्रधानमंत्री जो होता है ये राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद को एनडीसी कहते हैं। और एनडीसी को देश का सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। और प्रधानमंत्री एनडीसी का अध्यक्ष होता है। इसके बाद आइए प्रधानमंत्री जो होता है ये राष्ट्रीय एकता परिषद का भी क्या है जी? अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री जो होता है, पीएम जो होता है, वो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी होता है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी होता है। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री जो होता है ये राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता है। पूछेगा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद मैं यहां पर क्या हूं, अनुच्छेद 78 है। अनुच्छेद 78 के अनुसार, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति एवं संघीय मंत्री परिषद के बीच संवाद का कड़ी बताया गया है। यानी राष्ट्रपति और संघीय मंत्री परिषद के बीच सेतु, बांध यानी पुल यानी संवाद की कड़ी किसे बनाया गया है? प्रधानमंत्री को
किस अनुच्छेद के अनुसार? 78 के अनुसार, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है ये संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो संसद का सत्र बुलाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है, लेकिन किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर संसद का सत्र बुलाता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान करता है। यह सत्रावसान का तात्पर्य होता है संसद के एक सत्र की समाप्ति। संसद के एक सत्र की समाप्ति के लिए ही सत्रावसान शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को याद हो गया होगा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं एवं सत्रावसान करते हैं। लेकिन मैं यहाँ बता दूं, क्वेश्चन पूछता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। और साल में कम से कम संसद का सत्र कितना बार होना चाहिए? तो कम से कम 2 बार। ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर सरकार की नीतिगत घोषणाएं, जो भी आपका संघीय सरकार है और संघीय सरकार की जो नीतिगत घोषणाएं होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा संसद के सभा पटल पर रखा जाता है। आपको याद हुआ कि सरकार की नीतिगत घोषणाओं को सभा के पटल पर कौन रखता है? तो प्रधानमंत्री रखता है। ये आपका प्रधानमंत्री की समस्त आपकी विशेषताएं होगी, आप इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। मैं काफी आपके लिए मेहनत करता हूं, एक एक चीज मैं चाहता हूं आपका स्पष्ट हो, क्लियर हो, जो भी आपका कंफ्यूजन हो दूर हो, मेरी पढ़ाई आपको समझ में आए। मेरा YouTube चैनल बनाने का मकसद सिर्फ व्यू बढ़ाना नहीं है, बल्कि मेरे YouTube चैनल का मकसद है आप तक गुणवत्तापूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना और आपके सपनों को साकार करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। और मैं पुनः एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आऊंगा। आप सभी मेरे चैनल को पसंद करते हैं, इसके लिए आप सभी को एक बार दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और पुनः नए टॉपिक लेकर के आऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।